एवरीवन, वेलकम टू पिरामिड आइस। दोस्तों, पिरामिड आइस में सबको स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग बजट जो 2000 यहाँ पे 23 का बजट ऑलरेडी 2024 का बजट प्रेजेंट हो चुका है, तो उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एंड क्या क्या फीचर्स है ये बजट में, एंड क्या क्या डिस्कशन प्राइमरी हाईलाइट्स है ये बजट का, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बट उससे पहले भी हम लोग डिस्कशन करेंगे बजट क्या है एंड क्यों इसको यहाँ पे इंटरिम बजट कहा जा रहा है, ये भी हम लोग यहीं पे डिस्कशन करने वाले हैं। इंटरिम बजट क्या है तो इसको भी यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। इंटरिम का मतलब क्या है, एंड अगर हम लोग स्पीच देखें प्राइम मिनिस्टर फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का, तो वो उन्होंने इसको वोट ऑन अकाउंट भी कहा था। तो ये सब डिफरेंस क्या है, बजट, इंटरिम बजट, वोट ऑन अकाउंट, ये सब क्या है, तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे यहाँ पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास पीडीएफ नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं पहले बजट क्या है। अगर बजट देखें तो गवर्नमेंट का जो इनकम है एंड गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, तो उसी का अकाउंट यहाँ पे बजट कहा जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों ही बजट में मेंशन होता है। इनकम अगर देखें तो प्राइमरीली दो तरह का इनकम यहाँ पे होता है, जिसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट एंड उसी तरह के एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो डे टू डे लाइफ में गवर्नमेंट का जितना इनकम हो रहा है, जैसे पीएसयू का अर्निंग हो रहा है या टैक्स कलेक्शन हो रहा है, तो ये सारे रेवेन्यू रिसिप्ट के अंडर आ जाएंगे। बट मान लीजिए उसी जगह पे अगर हम लोग कोई एयर इंडिया का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ था, तो उसे एक ह्यूज अमाउंट का पैसा आया था, तो वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर काउंट किया जाएगा। एंड एक्सपेंडिचर में अगर देखें तो जो जितने सारे ऑफिसर्स का सैलरी है या फिर उनका पेंशन वगैरह है, डिफरेंट स्कीम गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, तो वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट होंगे। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर देखें, जो एक्सपेंडिचर असेट यहाँ पे क्रिएट करता है, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे कहा जाएगा। तो ये सारे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर एंड इनकम का जो अकाउंट है, उसी को हम लोग यहाँ पे बजट कहते हैं। ओके, तो बजट अगर देखें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये वन टाइप ऑफ मनी बिल है यहाँ पे। एंड तो मनी बिल अगर बजट के बारे में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे यहाँ पे मेंशन नहीं किया है द टर्म बजट। यहाँ पे क्या लिखा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आर्टिकल 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कहते हैं। एंड इसे अगर देखें कौन बनाता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इसको बनाते हैं बजट को। एंड इंटरिम बजट तो क्या है, 2024-25 का इंटरिम बजट। तो बजट फॉर इंटरिम पीरियड, जो इंटरिम पीरियड है मतलब इलेक्शन अभी होने वाले हैं, 2024 में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, तो उस टाइम तक जो टाइम पीरियड है उसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या रहने वाला है, एंड उस टाइम के लिए गवर्नमेंट का इनकम क्या है, तो उसी को हम लोग इंटरिम बजट कहते हैं। एंड वोट ऑन अकाउंट अगर देखें तो ये ओनली एक्सपेंडिचर के साथ डील करता है, ओनली एक्सपेंडिचर। एंड बजट हो या इंटरिम बजट हो, ये इनकम प्लस एक्सपेंडिचर दोनों का अकाउंट यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, आर्टिकल 116 में कहा गया है एनी ग्रांट इन एडवांस फॉर द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, जो कहा जाएगा उसी को हम लोग वोट ऑन अकाउंट कहेंगे। यहाँ पे कोई टैक्स सेंस नहीं किया जा सकेगा एंड 2 मंथ के लिए इसका वैलिडिटी रहेगा। एंड अगर इंटरिम बजट के रिगार्डिंग देखें तो इंटरिम पीरियड जो प्राइमरी अप्रैल से जून जुलाई तक चलेगा, जो इलेक्शन मंथ है, तो उसी टाइम पीरियड का जो खर्चा है, तो उसी को निकालने के लिए सरकार क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसको ड्रॉ करने के लिए वो अमाउंट को यहाँ पे इंटरिम बजट यहाँ पे लेके आए हैं। एंड ये सेकेंड बजट ऑफ अमृत काल यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको कहते हैं। तो अगर देखें कहाँ से पैसा यहाँ पे आ रहा है, तो अगर सबसे ज़्यादा पैसा हम लोग ला रहे हैं बोरोइंग से, 28% जो इंडिया का बजट है उसका पैसा आ रहा है बोरोइंग से। एंड सेकेंड हाईएस्ट अगर देखें तो यहाँ पे इनकम टैक्स नंबर 2 पे आ जाएगा,
19%, जीएसटी कलेक्शन 18% है इंडिया का। इसके अलावा नॉन टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स 17% आता है, नॉन टैक्स रिसीट 7% एंड यूनियन एक्साइज ड्यूटी 5%, नॉन डेट कैपिटल रिसीट 1% एंड कस्टम ड्यूटी 4% है। तो इतने सारे अकाउंट्स है इंडिया का जो पैसा यहाँ पे आ रहा है। एंड पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 20% सबसे ज़्यादा ये इंटरेस्ट पेमेंट में यहाँ पे खर्चा हो रहा है। जो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि बोरोइंग सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो बोरोइंग का इंटरेस्ट भी हमें देना पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा हमारा जो खर्चा है ये इंटरेस्ट पेमेंट में ही जा रहा है, 20% इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। इसके अलावा 20% स्टेट्स को भी जा रहा है। जो फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है उसके लिए स्टेट्स को 20% फंड एलोकेट हो जाता है 100% फंड से, एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम को यहाँ पे 16%, फिनांस अदर एक्सपेंडिचर को 9%, फिनांस कमीशन का अदर ट्रांसफर जो है तो उसको 8% यहाँ पे, एंड सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का भी 8% यहाँ पे कोटा है, एंड सब्सिडियरीज एंड डिफेंस सेक्टर को 6% एंड 8% रेस्पेक्टिवली यहाँ पे खर्चा जा रहा है, एंड पेंशन के लिए 4% यहाँ पे जा रहा है। तो जितना बजट हम लोग एलोकेट किए हैं उसका 4% यहाँ पे क्या हो रहा है, पेंशन के लिए जा रहा है। तो ये सारे थे जो सरकार पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं एंड सरकार का पैसा कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। एंड अगर देखें इस बार का अगर बजट देखें तो यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने 4 पिलर की बात कही है यहाँ पे, जो कि डेवलप इंडिया बनाने के लिए मोस्ट क्रूशियल होने वाला है। तो 4 पिलर पे अगर देखें तो पहला पिलर है गरीब, पहला पिलर है युवा, अन्नदाता एंड नारी शक्ति। तो ये 4 पिलर के डेवलपमेंट अगर हम लोग नहीं करेंगे तो इंडिया को हम लोग डेवलप्ड कंट्री नहीं देख पाएंगे। तो प्राइमरीली फोकस किया गया है ये 4 पिलर पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर देखें तो गरीब अगर देखें तो उनके लिए सरकार ने कहा है 25 करोड़ यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल जो प्रॉपर्टी है उससे बाहर निकाला गया है लास्ट 10 ईयर में। युवा के लिए अगर देखें तो 54 लाख युवा को पीएम कौशल विकास योजना के अंदर यहाँ पे स्किल किया गया है, एंड 1.4 करोड़ एडिशनल स्किल लेवल यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूस किए हैं। अगर फार्मर के में देखें तो 4 करोड़ पीएम फसल बीमा योजना जो बेनिफिशियरी है ऑलरेडी उनको मिल चुका है, एंड 11.8 करोड़ यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि जो स्कीम है उसके अंदर लाभार्थी आज तक हो चुके हैं। एंड नारी शक्ति के लिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का टारगेट है 1 करोड़ लखपति दीदी, जो कि का टारगेट ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है। अभी 3 करोड़ ये न्यू टारगेट रखा गया है, 3 करोड़ लखपति दीदी, एंड इंक्लूडिंग ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लेके आया गया है, एंड उसके लिए स्पेसिफिक फंड भी यहाँ पे एलोकेट किया गया है। अगर एक एक सेक्टर को अच्छे से देखें तो गरीब कल्याण देश का कल्याण, तो ये नारा दिया गया है इस बार के बजट में। इसमें डीबीटी का जिक्र किया गया है। जो डीबीटी है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरली 2.7 लाख करोड़ का सेविंग हो गया है। पहले क्या होता था, सरकार के पैसे जो सरकार देते थे वो डिफरेंट ऑफिस के थ्रू आता था, एंड थ्रू करप्शन बहुत सारे पैसा रास्ते में ही यहाँ पे खर्च हो जाता था, लोगों के पास कम पहुँचता था। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जब से चालू हुआ है तो सरकार का कहना है 2.7 लाख करोड़ यहाँ पे हम लोग बचा चुके हैं पैसा। अगर देखें तो 25 करोड़ पीपुल को हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाल चुके हैं, एंड क्रेडिट असिस्टेंस जो 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो पीएम स्वनिधि स्कीम था तो उसके अंदर हम लोग 78 लाख स्ट्रीट वेंडर है उनको लोन यहाँ पे प्रोवाइड करवा चुके हैं। पीएम स्वनिधि में आप सबको पता होगा पहले 10,000 यहाँ पे लोन दिया जाएगा, जो 10,000 यहाँ पे रिपे कर देंगे उनको फिर 20,000 का लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, एंड अगर वो भी रिपे कर देते हैं तो उनको 3rd इंस्टॉलमेंट में 50,000 तक का लोन दिया जाएगा। पीएम स्वनिधि जो स्ट्रीट वेंडर है, जो रेडी वाले पटरी वाले जो लोग हैं उनके लिए ये स्कीम लाया गया था। अगर देखें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अगर 2022-23 में है तो 11.3% ही अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है, जो कि 2005-6 में 55% था, तो गिर के ये यहाँ पे आ चुका है। यूथ के लिए अगर देखें तो 1.4 करोड़ यूथ को यहाँ पे स्किल इंडिया मिशन के तहत स्किल प्रोवाइड किया गया है, एंड 43 करोड़ यूथ को यहाँ पे लोन दिया गया है ताकि एमएसएमई सेक्टर में जो पीएम मुद्रा योजना है तो उसके अंदर में ताकि वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे तैयार कर सके। और इसमें भी अगर देखें तो 30 करोड़ वीमेन है, 30 करोड़ वीमेन को ये स्कीम में
फायदा मिला है। अगर अन्नदाता या फार्मर्स की बात करें तो फार्मर्स को डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस 11.8 करोड़ को अंडर पीएम किसान मिल चुका है एंड क्रॉप इंश्योरेंस 4 करोड़ फार्मर को भी मिल चुका है पीएम फसल बीमा योजना के तहत। एवं ई नाम जो 1361 इलेक्ट्रॉनिक मंडीज इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इसको भी ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। एंड नारी शक्ति में अगर देखें तो 30 करोड़ जो लोन है मुद्रा योजना के अंदर वो वुमेन एंटरप्रेन्योर को ही यहाँ पे मिला है। एंड जो फीमेल एनरोलमेंट है तो ये भी बढ़ के 28% हो चुका है लास्ट 10 ईयर में। 43% फीमेल और फीमेल एनरोलमेंट इन स्टेम कोर्सेज जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स है तो उसमें 43% फीमेल का एनरोलमेंट आज के डेट में है। एंड 1 करोड़ जो वुमेन है असिस्टेड बाय 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा क्या किया जा रहा है 1 करोड़ लखपति दीदी यहाँ बनाने का जो टारगेट है उसको ऑलरेडी हम लोग ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं। अब टारगेट है 3 करोड़ लखपति दीदी का। तो ये सारे यहाँ पे दिखाते हैं कि 4 सेक्टर जो डेवलप इंडिया में मोस्ट क्रूशियल रोल यहाँ पे निभाने वाले हैं तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है एंड उनका अचीवमेंट क्या क्या अभी तक हम लोग मिला है। क्योंकि इंडिया को अगर देखें तो इंडिया में 50% वुमेन ही है तो अगर 50% वुमेन अगर डेवलप नहीं करेंगे तो हम लोग डेवलप इंडिया के बारे में सोच ही नहीं सकते। एंड उसी तरह गरीब के बात अगर करें तो 70% यहाँ पे आज के डेट में भी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 80% यहाँ पे बीपीएल के कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उनका भी डेवलपमेंट जरूरी है। एंड जो अमृत काल है तो अमृत पीढ़ी जो युवा है उनके लिए ही वो ही क्या करेंगे जो हमें अमृत काल तक ले जाएंगे। तो डेवलप इंडिया पाने के लिए अमृत पीढ़ी युवा के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया गया है। सरकार ने यहाँ पे एक नया आंकड़ा दिया है जैसे कि 2014 में यहाँ पे 16 IIT थे 16 IIT थे एंड उसको बढ़ा के अभी 2023 में 23 IIT ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। 2014 में 7 एम्स थे आज के डेट में 22 एम्स है इंडिया में। एंड यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो 2014 में यहाँ पे 723 यूनिवर्सिटी थे आज के डेट में यहाँ पे 1113 यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखें तो 7 IIM हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं 7 न्यू IIM यहाँ पे बन चुका है एंड 3000 प्लस ITI यहाँ पे हम लोग बना चुके हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन सरकार ने दिया यहाँ पे डाटा प्रोवाइड किए थे। एंड अगर देखें स्ट्रैटेजी फॉर अमृत काल में हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है तो अभी हम लोग 75 ईयर्स में है इंडिया का आज़ादी का एंड 100 ईयर जो है इसी को हम लोग जो 75 to 100 जो 25 ईयर्स है उसी को हम लोग अमृत काल कहते हैं। तो अमृत काल में क्या क्या स्ट्रैटेजी रखा गया है पहले तो FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो इसको हम लोग एक्रोनिम नया दिया गया है फर्स्ट डेवलप इंडिया पहले इंडिया का डेवलपमेंट किया जाएगा। एंड GDP जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे तो GDP का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यहाँ पे के बदले हम लोग यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट डेवलपमेंट परफॉर्मेंस। गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट किस रेट में कर रहा है तो उसी को हम लोग एक्चुअल GDP मानेंगे। एंड इंडिया का डेवलप इंडिया का जो टारगेट है उसी को हम लोग FDI यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो ये सारे यहाँ पे मंत्रा दिया गया है। एंड अगर देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे क्या किया गया है यहाँ पे कमिटमेंट टू नेट जीरो बाय 2070 यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग उसको टारगेट दिए हैं तो उसको अचीव करने के लिए हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं उसके लिए काम। वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर विंड एनर्जी जो विंड एनर्जी है तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग तो उसको हम लोग वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं अभी फंडिंग देने के लिए सरकार सोच रहे हैं। यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस जो CBG है कंप्रेस्ड बायोगैस को यहाँ पे CNG एंड PNG के साथ यहाँ पे क्या किया जाएगा इसको मिक्स किया जाएगा ताकि जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है इंडिया का कम किया जा सके। एंड बायोगैस जो एग्रीमेंट बायोगैस मशीनरी है इसको खरीदने के लिए सरकार क्या कर रहे हैं यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रहे हैं। इसके अलावा E-बस एंड रूफटॉप सोलराइजेशन PM सूर्योदय स्कीम भी जो राम मंदिर का इनोवेशन था उस टाइम यहाँ पे अनाउंस किए थे प्राइम मिनिस्टर तो उसको भी यहाँ पे रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम लोग अचीव करने के लिए ये सारे स्टेप लिया गया है। अगर देखें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में क्या किया गया है तो 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर यहाँ पे इस्टेब्लिश करने का बात कहा गया है। रेलवे कॉरिडोर यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे
ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर यहाँ पे ऑलरेडी बन रहा है। एंड उसके अलावा 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर अगर देखें तो यहाँ पे पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे दिया गया है पोर्ट कनेक्टिविटी। यहाँ पे नेक्स्ट रेलवे कॉरिडोर अगर देखें यहाँ पे एसेंशियल गुड्स के लिए ट्रांसफर के लिए एसेंशियल गुड्स ट्रांसफर एंड हाई ट्रैफिक एरिया। तो इसके लिए 3 नए यहाँ पे रेलवे कॉरिडोर का डिमांड किया गया है, जिसमें पोर्ट को कनेक्टिविटी किया जाएगा थ्रू मैन्युफैक्चरिंग हब के साथ पहले कॉरिडोर में, एंड एसेंशियल गुड्स जो हो गया, एनर्जी हो गया या फूड हो गया, तो इनके ट्रांसफर में कोई बाधा ना आए, तो इसके लिए एक नया डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। एंड जो एरिया में ज़्यादा ट्रैफिक है, ज़्यादा रेलवे लाइन है, तो उसमें क्या किया जाएगा, तो उसमें अल्टरनेट लाइन बनाया जाएगा। तो ये रेलवे में मेजर डेवलपमेंट यहाँ पे अंडर पीएम गति शक्ति का प्लान किया गया है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे अटैक करने का प्लान है। एंड उड़ान स्कीम एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे काम कर रहा है। एंड मेट्रो रेल, नमो रेल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेकर आए हैं, ताकि अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जा सके। यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडिया का अगर देखें फिनेंशियल ईयर 2025 में यहाँ पे बढ़ चुका है। एंड एफडीआई इनफ्लो $596 बिलियन का यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। एंड अगर देखें तो नेशनल हाईवे 2015 में यहाँ पे 97,991 किलोमीटर का था, जो कि बढ़ के यहाँ पे 14,46,034 किलोमीटर का हो चुका है। एंड बहुत सारे यहाँ पे अगर देखें एयरपोर्ट 74 एयरपोर्ट से 149 एयरपोर्ट यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो ये डेवलपमेंट यहाँ पे सरकार दिखा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में अगर देखें तो सर्विकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है, क्योंकि 9 to 14 ईयर गर्ल्स को यहाँ पे मैंडेटरी वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो ये भी यहाँ पे ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है। सक्षम आंगनवाड़ी इन पोषण 2.0 स्कीम के अंदर यहाँ पे जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको बढ़ाया जाएगा। एंड जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है ये प्रोवाइड किया जाएगा। यूविन प्लेटफॉर्म यहाँ पे डेवलप किया गया है कोविन प्लेटफॉर्म की साइडलाइंस पे, ताकि उसमें जितने भी सारे वैक्सीनेशन का डाटा है वहाँ पे रखा जा सके। एंड अमृत भारत स्कीम के अंदर बहुत सारे लाभ यहाँ पे मिल रहा है इसको, तो सिटीजन्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए सरकार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो आइकॉनिक टूरिस्ट सेक्टर डेवलप करने के लिए स्टेट्स को यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन यहाँ पे अगर देखें तो स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा, ताकि वो टूरिस्ट प्लेस का यहाँ पे डेवलपमेंट कर सके। एंड पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज को कैसे बढ़ाया जा सके, आइलैंड स्ट्रैटेजी इंक्लूडिंग लक्ष्य का भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसको भी यहाँ पे फोकस किया गया है। स्ट्रैटेजी फॉर अमृत काल में अगर देखें एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या यहाँ पे प्लान किया गया है, तो यहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज है, बहुत हम लोग क्या करते हैं खेती करके ले आते हैं घर में, बट उसका कोई क्या करें, प्रोसेसिंग कैसे करें, तो उसके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, तो पोस्ट यहाँ पे हार्वेस्ट एक्टिविटी के लिए प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का यहाँ पे फंडिंग किया गया है। नानो डीएपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेकर आया गया है। नानो यूरिया ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं, एंड नानो डीएपी जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है, तो उसका यूज कैसे बढ़ाया जा सके, इसके लिए भी यहाँ पे प्लानिंग किया जा रहा है। आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेकर आए हैं। ऑयल इंपोर्ट इंडिया का जो इंपोर्ट है, टोटल इंपोर्ट का अगर देखें तो $20 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, जो एडिबल ऑयल है। तो उसके लिए आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ताकि वो इंपोर्ट को हम लोग कम कर सके। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में भी बहुत फोकस किया गया है, ताकि ब्लू इकोनॉमी को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके, ब्लू इकोनॉमी। एंड 5 इंटीरियर एक्वा पार्क सेटअप करने का यहाँ पे भी बात कहा गया है। तो ये सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। एंड ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में भी यहाँ पे सरकार ने कहा है। कौन से मिनिस्ट्री को कितना यहाँ पे फंडिंग मिला है, तो अगर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यहाँ पे हाईएस्ट फंडिंग मिला है 6.2 लाख करोड़ का। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को 2.78 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 2.55 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे मिला है 2.13 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 2.03 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को 1.77 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को 1.68 लाख करोड़,
मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को 1.37 लाख करोड़ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को यहाँ पे 1.27 करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन मिला है। अगर देखें तो की हाईलाइट्स क्या है इस बजट का, ये यहाँ पर रियल जीडीपी ग्रोथ को 7.3% दिखाया गया है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर देखें अकॉर्डिंग टू आईएमएफ इंडिया बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। 2027 तक इंडिया क्या होगा, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा एंड इन नेक्स्ट 5 ईयर इंडिया एडेड 2% कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ। फिनांस मिनिस्टर का भी यहाँ पे कहना है अगले यहाँ पे अगर देखें तो 5 साल में इंडिया क्या करेगा, तो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ जितना है उसमें 2% कंट्रीब्यूशन इंडिया का रहने वाला है एंड कोई टैक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है। जो टैक्स स्ट्रक्चर 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था वही यहाँ पे चल रहा है एंड डायरेक्ट टैक्स डिमांड को यहाँ पे विड्रॉ कर लिया गया है। जो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग टैक्स फाइल नहीं करते, तो उनके लिए यहाँ पे क्या किया गया है, जो बहुत पुराने टैक्स डिमांड थे तो उनको यहाँ पे विड्रॉ कर लिया गया है। जीएसटी का टैक्स वैसे यहाँ पे बढ़ चुका है एंड टोटल रिसीप्ट अगर देखें विदाउट बोरोइंग कितना कलेक्शन हो रहा है, 30.8 लाख करोड़ यहाँ पे कलेक्शन हो रहा है। प्राइमरी अगर इस बार का बजट देखें तो 47 लाख करोड़ का बजट यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। 47 लाख करोड़ रुपीस का यहाँ पे बजट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बनाया गया है। उसमें से 30 लाख करोड़ तो हम लोग जनरेट कर रहे हैं खुद से एंड रेस्ट हम लोग बोरो कर रहे हैं। टैक्स रिसीप्ट अगर देखें तो 26.02 लाख करोड़ आउट ऑफ 30 लाख करोड़ 26 लाख करोड़ हम लोग टैक्स से ही कलेक्शन कर रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर अगर देखें 47.66 लाख करोड़, तो इंडिया का टोटल बजट अगर देखें तो इतना ही है। एफडीआई इनफ्लो ड्यूरिंग 2014-23 यहाँ पे 596 बिलियन हो चुका है एंड रेगुलर सैलरीज जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का उनका 5 साल में स्टैग्नेंट है एंड ट्रेड डेफिसिट चाइना 1/3 टोटल ट्रेड डेफिसिट है। मतलब इंडिया जितना इंपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे इंडिया का टोटल इंपोर्ट एंड टोटल एक्सपोर्ट में अगर देखें तो इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है एंड कम एक्सपोर्ट करता है। तो जितना इंडिया इंपोर्ट करता है बाहर से एक्स्ट्रा, तो उसका 1/3 बस चाइना से ही हम लोग कर रहे हैं। तो ये था कुछ हाईलाइट्स जो कि 2024 का इंटरिम बजट में देखा गया है एंड प्राइमरीली यहाँ पे ये मॉडल दिया गया है प्राइम मिनिस्टर एंड फिनांस मिनिस्टर के द्वारा। पहले नारा था सबका साथ सबका विकास, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट लाया गया था। उसके बाद यहाँ पे लाया गया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। इसमें क्या किया गया है, इसमें D3 का कॉन्सेप्ट दिया गया है। D3 में पहला D है D3 डेमोग्राफी डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। ये क्या करेंगे, ये सबका प्रयास लेके डेवलप इंडिया बनाएंगे 2047 तक। तो ये रहा इस बार का बजट का पूरा हाईलाइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड ये मॉडल भी आप अपने आंसर राइटिंग में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके एंड इसके साथ ये वीडियो का एंड यहीं पे होता है। आप हमारे एनसीईआरटी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया है 9777040608 पे डायल करके। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे टेलीग्राम लिंक में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।